हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट जो समरी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें से कुछ समरी को मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसमें मैं जितना समरी समझा रहा हूँ ये सभी समरी को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इसी में से कोई एक समरी पूछ लिया जाएगा। और आपको पता ही है कि आपके आने वाले एग्जाम में 10 नंबर के समरी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो समरी मैं समझाने जा रहा हूँ वह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। किसे लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। आइए फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए पोएम। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो एक पोएम है, एक कविता है। इट इज ए लव पोएम। ये कैसा पोएम है? तो यह एक प्रेम काव्य है। पोएम मीन्स काव्य भी होता है या कविता भी कह सकते हैं। तो यह एक प्रेम काव्य है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। जो किनके द्वारा कंपोज किया गया है? कंपोज मीन्स होता है लिखा गया, संकलन करना या संकलित करना। तो ये किनके द्वारा लिखा गया, संकलित किया गया है? जॉन डन के द्वारा। ही वॉज ए ग्रेट एंड फेमस पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी इंग्लिश लिटरेचर के यानी अंग्रेजी साहित्य के वह कैसे पोइट थे? तो ग्रेट एंड फेमस। ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान। और फेमस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध। ही वॉज नोन एज मेटाफिजिकल पोइट। ये जो जॉन डन है वह मेटाफिजिकल पोइट के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी आध्यात्मिक कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। अच्छा, इनको जो है ना पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री भी कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्री मीन्स होता है आध्यात्मिक काव्य। तो आध्यात्मिक काव्य के ना ये जो है ना पायोनियर है, मतलब प्रणेता है। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएट लव्स हिज बिलव्ड वेरी मच। मतलब इस पोएम में ये जो पोएट है अपने बिलव्ड यानी अपनी वाइफ को, अपनी महबूबा को, अपनी प्रेमिका को ना बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे ना हिज जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पे इस हिज को आप नहीं लिखेंगे। ये वाला हिज सही है, दो हिज इसमें नहीं होगा, एक ही होगा। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बट वन डे ही इज गोइंग ऑन ए जर्नी एंड हिज बिलव्ड इज वेरी सैड एंड डिस्टर्ब्ड ओवर पार्टिंग। इसमें लिखा है ये तो जो पोएट है अपनी वाइफ को बहुत प्रेम करते हैं, अपने बिलव्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, वह एक यात्रा पे जा रहे हैं एंड हिज बिलव्ड इज़ वेरी सैड। और उनकी जो वाइफ है ना बहुत ज़्यादा सैड है। एंड डिस्टर्ब ओवर पार्टिंग। और मतलब वो अपनी वाइफ से जब दूर हो रहे थे, उनकी वाइफ ना बहुत ज़्यादा परेशान भी है और बहुत ज़्यादा सैड यानी उदास भी है। ये फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ही एश्योर्स हर दैट ही विल रिटर्न सून। इसलिए वो अपनी वाइफ को विश्वास दिलाते हैं, एश्योर्स करते हैं कि वह बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। जस्ट एज द सन कम्स बैक एवरी मॉर्निंग। जैसे सन जो है प्रत्येक सुबह वापस आ जाता है, मतलब शाम को अस्त हो जाता है और सूरज जो है सुबह में फिर वापस आ जाता है, वैसे ही अपनी तुलना करते हुए सन से वो अपनी वाइफ को समझाते हैं कि मैं भी सन की तरह जाऊंगा और सन की तरह फिर वापस भी आ जाऊंगा। देखिए आगे वह क्या कहते हैं। सो यू डोंट वीप और साव। इसलिए तुम रो भी मत और आहें भी मत भरो। ही सेज दैट वेन यू वीप माई सोल अवे एंड वेन यू साई माई लैप्स ब्लड डिके। मतलब वो कहते हैं कि जब तुम रोती हो, जब तुम वीप मतलब होता है रोना, जब तुम रोती हो, माई सोल अवे मेरी जो आत्मा है ना वो निकलने लगती है, मेरी जो जान है ना वो निकलने लगती है। एंड वेन यू साई जब तुम आहें भरती हो, माई लैप्स ब्लड डीके। और जब तुम आहें भरती हो ना तो मेरा जो ब्लड है ना, मेरा जो खून है वह जलने लगता है। ही ऑल्सो सेज दैट, साथ ही वह कहते हैं टू हर दैट ए ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे। साथ ही वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि एक ट्रू लवर जो एक सच्चे प्रेमी होते हैं वह कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। इट्स रियली ए वेरी नाइस पोएम बाय जॉन डन वेयर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन दैट इज क्रिएटेड व्हेन ए लवर सेपरेट्स फ्रॉम हिज बिलव्ड। देखिए इसमें लिखा गया है इट इज़ रियली ए वेरी नाइस पोएम। ये वास्तव में बहुत ही सुंदर कविता है जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, जहाँ पे उन्होंने ब्यूटीफुली बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन व्याख्या किया है
द सिचुएशन मतलब उस सिचुएशन का, उस अवस्था का, दैट इज क्रिएटेड जो मतलब क्रिएट हो जाता है, जो बन जाता है, जो उत्पन्न हो जाता है, व्हेन ए लवर सेपरेट्स फ्रॉम हिज बिलव्ड, जब एक लवर जो होता है, एक प्रेमी जो होता है, वो सेपरेट्स होता है, जुदा होता है किससे, अपने बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से। देखिए ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है और ये बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर प्रेम गीत काव्य है। और इसमें जॉन डन जो है वो अपनी वाइफ से दूर जा रहे हैं, और जब वो अपनी वाइफ से दूर जा रहे हैं तो उनकी वाइफ है जो रो रही है और बहुत उदास है और आहें भी भर रही, तो वो अपनी वाइफ को अपने सन से कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए अपनी वाइफ को समझाते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सन की तरह, सूरज की तरह अभी जाऊंगा और फिर बहुत जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट समरी कौन सा है। अगला है ऑड टू ऑटम का। किसका है? ऑड टू ऑटम का। इसको भी समझ लेते हैं। ऑड टू ऑटम इज ए पोएम। ऑड टू ऑटम क्या है? तो एक पोएम है। इट इज ए वेरी नाइस पोएम। ये कैसा पोएम है? तो बहुत ही सुंदर कविता है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। ये किनके द्वारा लिखा गया था? जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट एंड फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वह कैसे पोएट है? था महान और प्रसिद्ध पोएट है, यानी कवि। कहाँ के? तो इंग्लिश लिटरेचर के, यानी अंग्रेजी साहित्य के। ही वॉज ऑल्सो नोन एज रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के वह रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं, यानी छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। इन दिस पोएम ही डेपिक्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। देखिए इस पोएम में, इस कविता में डेपिक्ट्स वह प्रदर्शित करते हैं द ब्यूटी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की सुंदरता को, एंड कैरेक्टरिस्टिक और विशेषताओं को। किसके विशेषताओं को? तो ऑटम का जो विशेषता है ना, उसकी विशेषता को भी ये बतलाते हैं इस पोएम में। इन दिस पोएम न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज। देखिए ऑटम सीजन में क्या होता है? नए नए पत्ते, और नए नए पत्ते के साथ साथ मतलब ये जो ट्रीज होते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें ना फल भी लग जाते हैं। बर्ड सिंग्स स्वीटली। इस सीजन में यानी ऑटम में ये जो चिड़िया होती है ना, वो भी मतलब मीठी आवाज में गाने लगती है। एंड फ्रूट्स आर राइपन, और जितने भी फल होते हैं ना वो पक जाते हैं। वाइन्स क्रीपर्स आर लोडेड विथ बंचेज ऑफ ग्रेप्स। और जितने भी अंगूर की जो लताएं होती है, वाइन्स क्रीपर्स मतलब अंगूर की लताएं, जितनी भी अंगूर की लताएं होती है वो सब जो ना ग्रेप्स मतलब ग्रेप्स का जो बंचेज होता है, इसके जो गुच्छा होता है, उससे वो लद जाते हैं। सर्टेन वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स टू ब्लूम। और साथ ही मतलब अलग अलग प्रकार की, अनेक प्रकार के जो फूल है वो भी क्या होते हैं? हिल जाते हैं, ब्लूम हो जाते हैं। रिपिंग एंड विनोइंग ऑफ क्रॉप्स आर ऑन। देखिए और जितनी मतलब क्रॉप्स मतलब था फसल, फसलों की रिपिंग कटाई, और विनोइंग मतलब ओसौनी भी चालू हो जाता है। कौन से सीजन में? तो ऑटम सीजन में। इट इज़ रियली ए वेरी नाइस पोएम बाय जॉन किट्स। ये वास्तव में जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कविता है। वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। जहाँ पे उन्होंने ऑटम को, ऑटम का जो ब्यूटी है मतलब जो सुंदरता है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, और इसकी जो मतलब विशेषता है, उसको एक स्पिरिट, एक श्रृंखला के रूप में उन्होंने व्याख्या किया इसमें। और टू ऑटम एक बहुत ही सुंदर कविता है, और इसमें जॉन किट्स ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी खूबसूरती, यानी ये जो ऑटम सीजन है इसका खूबसूरती और इसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। फ्रेंड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है समरी? इसमें लिखा गया द सोल्जर। द सोल्जर जो है ये एक सोनेट है, क्योंकि ये 14 लाइन्स वाली कविता है, और 14 लाइन्स वाली कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनेट। आइए इसके समरी को देखते हैं। द सोल्जर इज ए सोनेट। द सोल्जर क्या है? एक सोनेट है। इट इज ए पैट्रियोटिक सोनेट। कैसा सोनेट है? तो पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति वाला सोनेट है। इट हैज़ बीन कंपोज बाय रूपर्ट ब्रूक। ये किनके द्वारा कंपोज किया गया, लिखा गया है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ही वॉज ए ग्रेट एंड फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के वह बहुत ही महान और बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज वार और सोल्जर पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के वह वार योद्धा कवि, सोल्जर यानी सैनिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इन दिस सोनेट या पोएम भी बोल सकते हैं इसे, इस सोनेट में या इस पोएम में ही द सोल्जर वॉज बोर्न एंड ग्रू अप इन इंग्लैंड। मतलब वह जो इंग्लैंड में जन्म भी लेता है, इंग्लैंड में वह पलते बढ़ते भी। यानी ये जो रूपर्ट ब्रूक है इस पोएम में खुद को बताए हैं कि मेरा ना जन्म भी इंग्लैंड में होता है और हम पलते बढ़ते भी कहाँ पे हैं? इंग्लैंड में। ही रिमेंबर्स द रोड्स, रिवर्स, फ्लावर्स हियर एंड द सन ऑफ हिज कंट्री। देखिए वो जो है ना जब अपने देश के लिए लड़ने के लिए बॉर्डर पे गए हुए तो वहाँ पर ना इनको अपने रोड्स, अपने कंट्री के रोड्स, रिवर्स यानी नदियाँ, फ्लावर्स फूल, एयर हवा, और अपने देश के जो सूरज है वो सब इनको याद आता है। ही इज इंडिप्टेड
टू हिज कंट्री फॉर ऑल दिस। देखिए इसमें लिखा गया है इंडिप्टेड मतलब होता है ऋणी होना, क्या होना है, ऋणी होना या कर्जदार होना। तो ये जो है ना कर्जदार है किसके, तो अपने देश के, किसके लिए, क्योंकि इनके देश में ना बहुत सुंदर सड़कें हैं, सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, सुंदर सुंदर फूल है, यहाँ की जो हवाएं हैं और यहाँ का जो सूरज है, ये सब से इनको प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है और इन सभी से इनको ज़्यादा लगाव है और इन सब से जो इनको जो आनंद मिलता है, इन सब के आनंद के लिए, खुशियों के लिए वो अपने देश के क्या है, कर्जदार हैं। एज ए सोल्जर ही इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ एंड इज ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर हिज मदरलैंड। देखिए एक मतलब योद्धा के रूप में, एक कवि के रूप में नहीं, एक योद्धा के रूप में, मतलब एक सोल्जर के रूप में, एक सैनिक के रूप में वह कभी भी मौत से नहीं डरते हैं, डेथ से नहीं डरते हैं और हमेशा रेडी रहते हैं खुद को सेक्रीफाइस करने, खुद का त्याग करने के लिए अपने मदरलैंड के, अपने मातृभूमि के लिए। फॉर हिम हिज मदरलैंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मतलब रूपर्ट ब्रूक के लिए उनकी जो मदरलैंड है, उनका जो मातृभूमि है, किसी भी कोई दूसरा कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ से अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उनका मदरलैंड है, उनका मातृभूमि। मतलब और भी कोई चीज़ ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, महत्व नहीं रखता है। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, अगला समरी कौन सा है। अगला जो ये एन एपिटफ का, किसका, एन एपिटफ का। और एन एपिटफ जो है बहुत ही शॉर्ट्स मतलब पोएम है और इसका मैं समरी लिख दिया हूँ, आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, एन एपिटफ इज ए पोएम। एन एपिटफ क्या है, ये भी एक पोएम है। इट इज़ ए वेरी नाइस पोएम। ये कैसा पोएम है, तो बहुत ही सुंदर कविता है। इट हैज़ बीन कंपोज बाय वाल्टर डिलामेयर। जो किनके द्वारा लिखा गया, तो वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। ही was a great and famous poet of English literature। अंग्रेजी साहित्य के वो कैसे पोएट थे, तो महान और प्रसिद्ध कवि थे, यानी पोएट थे। He was also known as children's poet। इनको ना चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में भी जाना जाता है, किनको, वाल्टर डिलामेयर को, यानी बाल कवि के रूप में, बच्चों के कवि के रूप में। इन दिस पोएम द पोएट लव्स ए ब्यूटीफुल वुमन फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। देखिए इस पोएम में ना ये जो वाल्टर डिलामेयर है वह एक महिला से मतलब अपने दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बॉटम ऑफ हिज हार्ट का मतलब क्या होता है, एकदम दिल की गहराई से प्रेम करते हैं। बट द वुमेन इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। लेकिन वो जो वुमेन होती है ना, वो जो महिला होती है, उसको ना अपने ब्यूटी पे बड़ा घमंड है। एंड शोज नो इंटरेस्ट इन द पोएट। और वो जो है ना पोएट में, यानी वाल्टर डिला में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाती है, मतलब उनको पसंद नहीं करती। द पोएट सेज दैट, इसीलिए पोएट कहते हैं कि ब्यूटी इज टेम्परोरी। ब्यूटी जो होता है ना वो टेम्परोरी होता है, कम चलाऊ होता है। एंड इट वैनिसेज, और ये जो है ना वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है वह खत्म हो जाता है। So no one will love her after she becomes old and no one will remember her after she dies। इसलिए पोएट कहते हैं कि कोई भी उसको प्रेम नहीं करेगा जब वह बूढ़ी हो जाएगी और कोई भी उसे याद नहीं करेगा जब वह मर जाएगी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला स्टांजा में, अगला पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, इट इज़ रियली ए वेरी नाइस पोएम by Walter Delamere, where she has beautifully explained the beauty of a woman who is most beautiful lady in the best country। ये जो है ना बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें वाल्टर डिलामेयर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या की है सुंदरता का। तो किसकी सुंदरता का, तो एक वुमेन का जो बहुत ही सुंदर महिला है, कहाँ के, था वेस्ट कंट्री के, यानी पश्चिमी देश की एक सुंदर महिला का वह उन्होंने वर्णन किया है इसमें। फ्रेंड्स एन एपिटफ भी समझिए तो एक तरह से लव पोएम है और इसमें वाल्टर डिलामेयर जो है एक महिला से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसकी सुंदरता का इन्होंने वर्णन किया है। और ये जो है ना उस महिला से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो जो महिला है इनको भाव बिल्कुल भी नहीं देती थी, बिल्कुल भी दिलचस्पी इनमें नहीं दिखाती थी। तो फ्रेंड्स ये चार जो मैं समरी समझाया हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एपिटफ हो गया, उसके बाद स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो गया, और टू आटम हो गया, और उसके बाद द सोल्जर। ये चारों समरी को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ के जाएंगे कल के एग्जाम में, क्योंकि इसी में से एक समरी पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है मैं इसलिए बनाया था ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए और मैं आपको कुछ समझाना भी चाहता हूँ, क्योंकि ये जो समरी है ना वो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है। और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन रहता है यह 15 नंबर का रहता है और इसमें ना 6 गो ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आप एक समरी लिख लेंगे और 2 गो ना मैच द फॉलोइंग बना लेंगे। तो 2 गो मैच द फॉलोइंग बना लेंगे तो दोनों रहता है 5-5 नंबर के, यानी 10 नंबर के वो हो गया, और 5 नंबर के आप समरी लिख लेंगे तो 5 नंबर के ये हो गया, यानी 6 नंबर का जो रहता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन
6 नंबर में जो पूछा जाता है 15 नंबर का, इसका आप आसानी से बना लेंगे और इसका आपका प्रॉब्लम जो भी था वो खत्म हो गया। आप एक समरी लिखेंगे पोएट्री सेक्शन से और 2 मैच द फॉलोइंग बनाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो अब वीडियो के लास्ट में मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।